सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 14 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका आंसर होगा शेर बहादुर देउबा ने। देखो हुआ क्या था, तो नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने प्रधानमंत्री जो ओपी शर्मा ओली थे उनकी सिफारिश पे अभी 22 मई को संसद को भंग कर दिया था और ऐलान किया था कि नवंबर 2021 में चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद अभी विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया और बोला कि हमारे पास बहुमत है, और नेपाली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउबा, उनको प्रधानमंत्री बनाने की मांग की। तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने? शेर बहादुर देउबा ने। और इस तरह से ये नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो अब नाम इनका याद रखना है जब तक कि वहां पे फिर से कुछ बदलाव ना हो जाए। बाकी अभी अहमद अभी इथोपिया के प्रधानमंत्री चुने गए फिर से। स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने और अयमन बेना बदराहमान ये अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने थे। अब देखो बात यहाँ पे नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल। देखो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। और काठमांडू में आपको किसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा? सार्क का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। अच्छा, भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल की सीमा को टच करते हैं? तो 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अच्छा, नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्र पंचायत कहते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हो राष्ट्र पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 24 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया भैया, कि अभी हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आंसर होगा सोफी एक्लेस्टोन को। तो आपको याद है ना, इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से। तो अभी जून महीने के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किसको? सोफी एक्लेस्टोन को। ये कहां की प्लेयर है? ये इंग्लैंड की प्लेयर है। और इंग्लैंड की प्लेयर से आपको कुछ याद आता होगा, टेमी ब्यूमॉन्ट का नाम, जिन्हें फरवरी मंथ के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो अभी जून महीने की हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं में याद रखना सेफी एक्लेस्टोन को चुना गया जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। और पुरुषों में बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे को चुना गया है। और हमारे करंट अफेयर्स में जब भी आईसीसी का जिक्र होता है, ये सारे नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हो गए। एक महीने में 2 नाम आपको याद करने हैं, तो टोटल 12 नाम अब आपको याद करने हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो जनवरी मंथ के लिए पुरुषों में चुना गया था ऋषभ पंत को, महिलाओं में चुना गया शबनम इस्माइल को जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। इनके देशों के नाम भी याद रखना। फरवरी मंथ के लिए पुरुषों में चुना गया आर अश्विन को, महिलाओं में टेमी बेमॉन्ट को चुना गया जो कि इंग्लैंड की है। मार्च महीने में पुरुषों में तो भुवनेश्वर कुमार को चुना गया और महिलाओं में लिजैल ली को चुना गया जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। अप्रैल के महीने में बाबर आजम को चुना गया जो कि पाकिस्तान के हैं और महिलाओं में एलिसा हैली को चुना गया था। मई के महीने में पुरुषों में मुशफिकुर रहीम को चुना गया था जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस को चुना गया था जो कि स्कॉटलैंड से हैं। और अभी जून महीने का हमने पढ़ लिया है। पुरुषों में तो न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे हैं और महिलाओं में सोफी एक्लेस्टोन जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। तो ये नाम आप रट लेना। और वैसे रटने की जरूरत नहीं, अगर आप हमारा रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो वहां पे आपकी इस तरह की शीट में 2-3 दिन में डाल देता हूं, तो ये नाम हम रिवाइज करते ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये नाम आपको याद होने लगे होंगे, है ना? क्योंकि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कितना ही ज्यादा पढ़ रहे हो कितना ही कम पढ़ रहे हो, पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पढ़ लिया उसका रिवीजन आप कितने टाइम कर रहे हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपके रिवीजन के लिए ही वो रिवीजन वाला वीडियो डेली डाला जाता है। तो कोशिश करा करें आप 10-5 मिनट निकाल करके उस वीडियो को देखें, जिसमें आपके डेज भी कंप्लीट होंगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से बनते हैं वो भी कंप्लीट होंगे। साथ में डेली करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन तो हम कवर करते ही हैं, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान तो आपको होगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अब 2022 में किया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है ये कहां पे होंगे? तो ये होंगे पंचकुला, हरियाणा में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2021 में होने थे, ये इसका 4था संस्करण था। कब होने वाले थे? नवंबर 2021 में होने वाले थे। कहां पे? हरियाणा के पंचकुला में। पर अभी कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण इसे अब 2022 में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि जो तीसरी लहर है अगर आती है तो वो बच्चों को प्रभावित करेगी। और ये जो गेम्स है ये अंडर 18 वर्ग में ही होने हैं। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से आपको याद होगा
ये 2021 के लिए अभी इसमें 4 नए गेम्स को ऐड किया गया था। वो 4 नए गेम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। वैसे तो कल भी मैंने आपको बताया था। वो चारों मार्शल आर्ट है। बताते जाना, देखिए कौन कौन किसका है। गतका, ये मार्शल आर्ट है किस राज्य का? पंजाब का। कलारी पयट्टू किसका है? केरल का है। और थांग ता, यह है मणिपुर का। और मल्लखंब, यह है मध्य प्रदेश का। तो इन चारों को शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में। तो याद रखना, अब 2021 में नहीं होंगे, ये 2022 में होंगे। कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा पटना, बिहार में। तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना, बिहार में स्थापित किया जाएगा। और याद रखना, ये एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत का जो जलीय जीव है यानी कि गंगा नदी की डॉल्फिन, उसके संरक्षण के लिए। और इसी तरह से आपको याद होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2020 को। ये गंगा की डॉल्फिन को बचाने के लिए शुरू किया गया एक विशेष संरक्षण कार्यक्रम है। चलो आप तो ये बताओ, गंगा नदी की डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आंसर होगा प्लाटानिस्टा गंगेटिका। क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिका। और देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भी आपको मिलेगा बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में, जिसका नाम है विक्रमशिला गौंगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाकी बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। देखो इसकी कैपिटल पटना हो गई, जहां पे ये खुलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अभी आपको याद होगा बिहार सरकार ने ही हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हिट मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। अभी बिहार ने ही संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की थी। उसके अलावा देश का पहला राज्य बना बिहार अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला। उसके अलावा 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार ही बना है। और वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन कौन से हैं? राजगीर और बोधगया। राजगीर से आपको याद होगा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना था नालंदा जिले के राजगीर में। उसके अलावा याद रखना, इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका बिहार ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहां पे की जाएगी, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में। चलिए बताइए, ग्राम उजाला कार्यक्रम ये कहां से शुरू किया गया था? एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन का ये कार्यक्रम है, ये शुरू किया गया था आरा, बिहार से। क्या आप मुझे बता सकते हो आरा बिहार ये किसका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्युएंसी है? तो राजकुमार सिंह की। और अगर आपने हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स की ट्रिकी वाला वीडियो देखा है तो आप फटाफट से बता दो कि राजकुमार सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है। तो हमने पढ़ा था पावर किसके पास होती है? राजकुमारों के पास होती है सारी पावर। तो पावर मंत्रालय, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय इनके पास है। और भारत में एकमात्र नेशनल पार्क आपको मिलेगा जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी बिहार की शाही लीची को भी जीआई टैग मिला था। चलिए आप तो सिंपल सा प्रश्न का जवाब दीजिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? हिंट दे दूं आपको, जिस दिन हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। तो अब बताओ, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अशोक चक्रवर्ती ने। तो अशोक चक्रवर्ती ने ये बुक लिखी है जिसका पूरा नाम है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। और ये एक अर्थशास्त्री हैं और वर्तमान में हरारे में, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, वहां पे स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं ये। अशोक चक्रवर्ती इनका नाम है। बाकी धवल कुलकर्णी, नाथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन नाम की बुक को लिखा। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड नाम की बुक को लिखा। और बलजीत कौर तुलसी श्री गुरु गोविंद जी की रामायण नाम की बुक को इन्होंने लिखा है। अच्छा, जब भी बुक की बात आती है एक नाम मैं आपको हमेशा बताता हूं, डेविड डायोप का नाम। अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनके उपन्यास का नाम क्या है? ऑल नाइट एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम की सरकार ने। तो अभी असम मंत्रिमंडल ने कहा है कि राज्य में जनजातियों और स्वदेशी समुदायों की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाया जाएगा।
तो ये जो विभाग है ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य की स्वदेशी आबादी को उनकी आस्था और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें आवश्यक सहायता भी मिल सके। ये जिम्मेदारी होगी इस विभाग की। अब बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम, जिसकी कैपिटल क्या है, दिसपुर है। नए मुख्यमंत्री बन गए असम के, कौन, हेमंत बिस्वा शर्मा। और इनसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सर्बानंदा सोनोवाल थे। प्रश्न बन गया भैया आपका, सर्बानंदा सोनोवाल को अभी कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो कैसे याद करा था हमने, सब आनंद है, सब आनंद है, सर्बानंद है, सब आनंद है। क्यों है सब आनंद? क्योंकि सोने वाले हैं। सोनोवाल मतलब सोने वाले हैं, और सोना कहां से आया, शिप, जहाजों से आया है। तो शिपिंग मंत्रालय इनके पास है। और जो सब आनंद में होता है उसकी आयु का पता नहीं लगता, आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ये याद रखना है आपको। गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और गवर्नर कौन है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो याद रखना, अभी यहाँ पे 2 नए नेशनल पार्क बने हैं। कौन कौन से? एक तो रायमोना नेशनल पार्क जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इस तरह से टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए यहाँ पे, और सातों के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं बाकी की 5? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है, नामरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। वैसे भी आपको याद होगा, असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया था। अच्छा, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, क्लासिकल डांस? सत्रिया है। और अभी पुटोला नाच के बारे में आपने सुना होगा, असम ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया था, पुटोला नाच, नाच पुटोला नाच। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी अभी, अजंता नियोग बनी है। और भारत का पहला तेल का कुआं ये कहां पे खोला गया था, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, डिगबोई असम में। बाकी ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य भी असम ही है। अभी असम के तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिला था। और अभी तक असम के जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई, उनका निधन हो गया। इन्हें इस साल पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था। उसी तरह से असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, उनका भी निधन हो गया। और अंबुबाची का मेला ये कहां पे मनाया जाता है, कामाख्या देवी मंदिर में, जो कि आपको मिलेगा असम में। तो इस प्रश्न से याद रखना है, अभी असम की सरकार ने आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो वैदिक शिक्षा संस्कृति बोर्ड ये कौन सा राज्य स्थापित करेगा? राजस्थान इसका आंसर होगा, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है। तो केवल 4 गेम खेलने के बावजूद रोनाल्डो ने यह शीर्ष सम्मान हासिल किया, क्योंकि उन्होंने 5 गोल दागे थे। अभी हमने पढ़ा था यूरो 2020 का खिताब किसने जीता, इटली ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। और इटली के जो गोलकीपर हैं जियान लुइगी डोनारुम्मा, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और अभी कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता है ब्राजील को हरा करके। और आप याद रखना, फीफा वर्ल्ड कप से जो 2022 में होंगे, कहां पे होंगे, कतर दोहा में होंगे। वैसे फीफा का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। बाकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आपको याद होगा, अभी हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट आई थी, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर थे। और उस लिस्ट में 2 भारतीय भी थे, कौन, विराट कोहली जो कि 19 नंबर पर थे, और प्रियंका चोपड़ा 27वें नंबर पे थी। वैसे भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईरान के जो पूर्व स्ट्राइकर रहे अली देई, उनके सबसे ज्यादा 109 इंटरनेशनल गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, बाइचिंग भूटिया का नाम। अभी इनके नाम पे स्टेडियम बन रहा है, कहां पे, नामची सिक्किम में। और स्टेडियम से याद रखना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे बन रहा है, जयपुर में बन रहा है। और स्टेडियम से आपको याद होगा उड़ीसा का स्टेडियम, क्योंकि 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और राउरकेला में ही भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, उसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया। वैसे आपको याद होगा, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम अभी किसके नाम पे रखा गया था, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। तो बताइए फिर अगला प्रश्न आपका, अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा असम की सरकार ने। असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने उन सभी विधवाओं को जिनके पति का निधन अभी कोविड-19 के कारण हो गया, उनके लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना को शुरू किया,
तो इस योजना में होगा क्या, उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इस योजना का लाभ याद रखना उन सभी परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है। अच्छा चलो, आप में से किस किस को याद है इंटरनेशनल विडो डे, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस हम कब मनाते हैं? ये डे मैं आपको कई बार बता चुका हूं हमारी रिवीजन वाली क्लास में। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे हिंट देते तो आप आंसर बता ही दोगे, कि जब हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं ना, उसी दिन ये मनाते हैं। तो अब आप आंसर दे ही दोगे, 23 जून इसका आंसर होगा, है ना? याद होना चाहिए वैसे आपको। बाकी उड़ीसा से याद होगा, मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया था इन्होंने, और उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना शुरू की, और छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। बाकी असम हम पीछे देख चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हर साल जगन्नाथ यात्रा का आयोजन ये कहां पे किया जाता है? तो आंसर होगा पुरी, उड़ीसा में। तो जगन्नाथ यात्रा ये पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है, और इस यात्रा का जो आयोजन है ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होता है, जो इस बार 12 जुलाई को शुरू हुआ और 20 जुलाई तक ये चलने वाला है। इस जगन्नाथ यात्रा को दशावतार यात्रा भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली 3 रथ होते हैं। एक रथ होता है भगवान जगन्नाथ जी का, एक उनके भाई बलभद्र का, एक उनकी बहन सुभद्रा देवी का, और सबसे आगे भगवान बलभद्र जी का रथ होता है जिसको ताल ध्वज कहते हैं। फिर देवी सुभद्रा जी का रथ होता है, उसे दर्प दलन या पद्म रथ कहते हैं। और सबसे अंत में चलता है भगवान जगन्नाथ जी का रथ, जिसे नंदी घोष कहते हैं। और पूरी उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, उसे व्हाइट पगोड़ा यानी कि श्वेत पैगोड़ा कहा जाता है। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि ब्लैक पगोड़ा फिर किसको कहते हैं? तो कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं, जो कि आपको उड़ीसा में मिलेगा। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर से आपको याद होगा भारत की पहली चेस एकेडमी ये भुवनेश्वर में खोली जाएगी। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया था भुवनेश्वर में ही। भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और अभी एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था, और देश का पहला फायर पार्क ये भी बनेगा भुवनेश्वर में ही। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल, और चीफ जस्टिस कौन बने थे? एस मुरलीधर बने थे। देखो, उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार और भी हैं, वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि रजा पर्व ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। एक धानु जात्रा महोत्सव भी आपने सुना होगा, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। वैसे अभी उड़ीसा सरकार ने मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया था। अभी उड़ीसा ने ही गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया था। देखो, यहाँ पे आपको सतकुशिया टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, एक भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा आपको। याद रखना, जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा ही है। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर मैंने आपको बताया, जिसको ब्लैक पैगोडा टेम्पल कहा जाता है, आपका 10 रुपए का नोट है, उस पर इसी का चित्र अंकित है, देख सकते हो आप। और लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, तो हीराकुद डैम है, किस नदी पर है? महानदी पर है। और बाराबत्ती स्टेडियम भी एग्जाम में आता है, कटक उड़ीसा में आपको मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हो, ये है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील। और याद रखना, भारत की पहली रामसर साइट भी यही है, 1981 में इसे दर्जा मिला था। इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस IIT ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई है? तो आंसर होगा IIT मंडी। तो अभी IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने आलू की फसलों में बीमारी लगी है या नहीं लगी, इसका पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई है। तो अब किसान आलू के पत्तों की फोटो खींच करके इस एप्लीकेशन की मदद से पता लगा पाएंगे कि उनकी आलू की फसल में कोई रोग लगा है या नहीं लगा। अच्छा, क्या आप मुझे बताओगे, ये आलू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर? हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। देखो, अनुसंधान संस्थान की बात हुई है, कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बताता हूं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो याद रखना, मुंबई महाराष्ट्र में है ये। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपको मिलेगा देहरादून में। और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है, चेन्नई तमिलनाडु में मिलेगा। गन्ना प्रजनन संस्थान आपको कहां पे मिलेगा?
ये भी तमिलनाडु में मिलेगा, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा उड़ीसा के कटक में। अच्छा, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में, तो ये याद रखना। और एक और बता दो, चलो फिर आपके लिए प्रश्न हो जाता है ये, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आज ये आपके लिए होमवर्क ही होगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है बताओ। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द आर्ट ऑफ कॉन्जरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन। तो अभी शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन ने ये बुक लिखी है जिसका पूरा नाम है द आर्ट ऑफ कॉन्जरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज, हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे BSK साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ओमचेरी NN पिल्लई को। तो पत्रकार ओमचेरी NN पिल्लई को 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए अभी चुना गया है। तो मलयालम भाषा और साहित्य में समग्र रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान उल्लेखनीय है और जिसके कारण उन्हें यह पुरस्कार मिला है। बाकी सुमन चक्रवर्ती 30वां JD बिरला पुरस्कार मिला था इन्हें। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान मिला उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। प्रोफेसर शरद पगारे 31वां व्यास सम्मान मिला उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। एक मोहन कृष्ण बोहरा का नाम भी याद रख लो, 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था उनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। फिर बताइए, अभी किसने विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के प्लेयर हैं। और काफी शानदार आप लोगों के आंसर रहे। आप लोगों ने अभी तक तीनों जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें वुमेन सिंगल और मेन सिंगल टाइटल लिखा, बड़ा मजा आया पढ़कर। और गाइस देखिए, अगर वीडियो आपको वाकई अच्छे लगते हैं, इनसे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो प्लीज इन वीडियो की हेल्प जरूर कर दिया करिए। इन्हें आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त हो गए, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम यूज करते हैं, या एक ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूं जिसमें आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप वहां पे अपने स्टेटस में इस वीडियो के लिंक को लगा सकते हैं, वहां पे इसकी इमेज को लगा सकते हैं, जिसमें आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं आप, अगर सपोर्ट करना चाहें तो। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस।